नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड के भाग 10 में मिल रहे हैं। इसी के साथ हम लोग ने 9 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू आपका इतना प्यार बनाए रखने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिवीजन भी करना है हमें और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आगे के सेक्शन से मैं क्या करूँगी, सेक्शन दे दूँगी, आपका सारा कवर करूँगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि उसी सेशन में आपका रिवीजन भी हो जाए। वरना आपको कैसा हो जाएगा, अब उतने सेक्शंस याद नहीं रहेंगे। हम ऐसा करेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना सिलेबस याद भी कर पाएंगे और हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो इसके लिए अगले सेशन से मैं आपके लिए नीचे क्वेश्चंस भी लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। अब इसी बिना वक्त गवाए हम लोग पार्ट 10 को स्टार्ट करते हैं, जो कि जाता है सेक्शन 31 तक। सेक्शन 31 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये सेशन ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेक्शन 29 कहलाता है डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, क्या होता है। आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट मतलब क्या, इस एक्ट में पूरा यही चीज़ें दी गई है कि कोर्ट में कौन सी चीज़ें एविडेंस मानी जाएगी या कौन सी चीज़ एविडेंस नहीं मानी जाएगी, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में एक्सप्लेन की गई है। तो आप डॉक्यूमेंट किसे कह सकते हो। आप अगर देखो, मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल्स के साथ ही स्टार्ट करती हूँ, तो इस बार भी स्टार्ट करूँगी। आपने कभी सुना होगा कि सम्राट अशोक जो राजा थे हमारे, जिन्होंने 16 जनपद जीत लिए थे, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, ये हम लोग ये सब बोलते हैं। लेकिन ये सब बातें हम लोग को पता कहाँ से चलती है, उनके जो शिलालेख उन्होंने लिख के रखे हैं, स्तंभालेख लिख के रखे हैं, उसी से तो बोलते हैं। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोग सब मानते हैं। ये हम लोग एक प्रूफ की तरह, एविडेंस की तरह देखते हैं कि ये उन्होंने जो सब लिख के रखा है उनके दस्तावेज़ में, उन्होंने ये उनके स्तंभालेख, उनके बड़े बड़े स्तंभ है जहाँ पे उन्होंने ये सब लिखा है। उनका अनुभव क्या था, उन्होंने क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, कब अपनाया, किन किन बुद्ध भिक्षु ने उनको ये सब की शिक्षा दी। इसका मतलब ये क्या है कि एक स्तंभ के ऊपर जो लिखा हुआ लिखावट, उसको भी हम लोग एक दस्तावेज की तरह मान रहे हैं, उसको भी एक डॉक्यूमेंट की तरह मान रहे हैं, बराबर है। इसका मतलब सिर्फ कागजों पे लिखी हुई चीज़ें ही हम लोग दस्तावेज नहीं मानते। एक पत्थर पे लिखी हुई, एक स्तंभ पे लिखी हुई, एक पत्ते पे लिखी हुई, एक कागज के पे लिखी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो भी है, जो कोर्ट में प्रूफ की तरह, एविडेंस की तरह एक्सेप्ट की जाएगी, उस सब को हम लोग डॉक्यूमेंट कहेंगे। इसी को सेक्शन 29 में एक्सप्लेन किया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। मुझे लगता है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। एक बार हम लोग को लॉ की भाषा भी देखनी होती है, क्योंकि हमें वो लिखनी है। इसलिए हम लोग हमेशा क्या कर लेते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक बार देख लेते हैं, वरना एग्जाम्पल से तो हमको समझ ही आ जाता है। बट ज़रूरी है हम लोग भले ही वर्ड टू वर्ड हमारे एग्ज़ाम में पूरा का पूरा सेक्शन ना लिखे, लेकिन कुछ शब्द जो हमें बेयर एक्ट में दिए रहते हैं वो उसमें आ जाए। इसलिए हम लोग एक बार लिखते हैं, देख लेते हैं सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट क्या कहता है। डॉक्यूमेंट कहता है द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, यानी कि वो लेटर्स भी हो सकता है, फिगर्स भी हो सकते हैं, और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। या तो वो लेटर भी हो सकता है, कागज़ों पे लिखा हो चाहे स्तंभ पे लिखा हो, पत्ते पे लिखा हो, पत्थर पे लिखा हो, कहीं पे लिखा हुआ जो लेटर है एक ने दूसरे को लिखा हुआ। फिगर्स हो सकते हैं, फिगर्स मतलब 1 लिखा हो, 2 लिखा हो। आजकल हम लोग 1 2 यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब हमारी सिंधु संस्कृति थी तब कौन से अंक यूज़ किए जाते होंगे चीज़ों को गिनने के लिए। वो भी फिगर्स हम लोग दस्तावेज़ की तरह मानते ही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा, हम लोग इतिहास भी जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो देखते हैं सिंधु संस्कृति ऐसी थी, उनके घर ऐसे थे, उनकी संस्कृति एक शहरी संस्कृति थी। कहाँ से पता चलता है, जो एविडेंस मिलते हैं हम उसको सच मान लेते हैं। तो इसको भी दस्तावेज बोलेंगे, बराबर है। और फिगर्स में क्या क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि किसी राजा के इसके ऊपर कभी ट्रायंगल लिखा होता है, रेक्टेंगल लिखा होता है, सर्कल लिखा होता है। ये सारी चीज़ें भी एक दस्तावेज है। तो फिगर्स भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। और मार्क्स, कोई भी मार्क किया हो, किसी को डिनोट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लूँ
तो आप क्या करते हैं, एक रास्ता, एक आपको ए जगह से बी जगह पे पहुंचना है। जाते समय आपको उसका रास्ता नहीं पता है क्योंकि आप वो रास्ते से वाकिफ़ नहीं है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जो एरो दिखाए रहते हैं वो क्या करते हैं, आप उसी हिसाब से चलते हैं या फिर गूगल मैप से चलते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये मार्क्स है जो आपको बताते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें भी डॉक्यूमेंट है। और बाय मोर देन वन ऑफ दी दोज मीन्स, यानी कि ये सारी चीज़ें एक ही अगर लेटर में दी गई होंगी, जैसे सिंधु संस्कृति की कुछ उनकी लिपि है जो ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाई हुई है, जो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, उन सभी को हम लोग डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। उन्हीं को सब को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। देखते हैं आगे, इंटेंटेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल दे दिए है ना मैंने। द वर्ड document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। समझ गए? अभी एक्सप्लेनेशन वन भी देख लेते हैं। इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, ये भी उसके लिए मायने ज़रूर रखता है। वो इसेंशियल चीज़ है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। समझे? एक्सप्लेनेशन वन। इलुस्ट्रेशन, उसका एग्जाम्पल देके नीचे समझाया देखो। ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ए क्या कर देता है, अपनी कार बी को बेच देता है। लेकिन बाद में अगर वो मना कर देता है अपनी कार बेचने के लिए, तो बी कोर्ट में जा सकता है कि ये देखो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मैंने पैसे भी उनको डिपॉजिट कर दिए हैं उनके अकाउंट में, ये सारे ट्रांजैक्शन के भी क्या है मेरे पास, ये एविडेंस है मेरे पास, ये दस्तावेज़ है कि मैंने प्रूफ है मेरे पास कि मैंने इनके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, और अभी ये मेरे को मुझे क्या कर नहीं रहे हैं, ये जो कार है ये बेचने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट, ये दस्तावेज जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि ये व्यवहार ए और बीच में हो गया है, ये मानने के लिए कोर्ट इस ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को भी डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। समझे? वरना अगर इसको डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा तो वो बी आदमी का तो नुकसान हो जाएगा, उसने दिए हुए पैसे भी गए और कार भी गई। ऐसा कोर्ट नहीं करेगी क्योंकि कोर्ट हमेशा न्यायदान करने के लिए बैठे हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले। तो उस समय उनको डॉक्यूमेंट्स एज वो कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ेगा। समझ गए? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इलुस्ट्रेशन का। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। और चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली अगर दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ए और बी, बी जो है स्टूडेंट है और ए जो है उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं घर पे, पर्सनल ट्यूशन लेते हैं और पढ़ाते हैं। और सी जो है वो बी की माता है, वो क्या करती है, उन्होंने ही बुलाया रहता है ए को कि मेरे बच्चे को थोड़ा मैथ्स पढ़ा दो, तो वो पढ़ाने के लिए उनको बुला देती है। और ए और सी मतलब जो बच्चे की माँ है सी, उनके बीच में और जो टीचर है ए, उनके बीच में क्या हुआ रहता है, एक बात हुई रहती है कि क्या करेंगे हम लोग, इतना इतना पैसा देंगे, 5,000 रुपये या फिर जो भी पैसा है उन दोनों के बीच में हुए रहते, आप पढ़ा दोगे तो मैंने कहा मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगी, लेट से 5,000 दूंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 देंगे, ऐसा एक उन दोनों के बीच में तय हुआ रहता है। एक तारीख आ जाती है 1 महीने बाद, तो उनको चेक दे देती है। जो चेक है वो क्या करता है, ये आदमी जाके बैंक में डाल देता है ताकि उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। वो बैंक में जब डालेगा तो उसको जो बैंकर है वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो चेक है ना वो भी एक डॉक्यूमेंट है और उसको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो डॉक्यूमेंट एज अ चेक भी मान सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अभी सी एग्जाम्पल देखते हैं। अ पावर ऑफ अटर्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली अगर एक आदमी है मरते मरते बोल देता है कि वो जो नौकर था उसने मेरी बड़ी सेवा की है, भले ही वो मेरा कुछ नहीं लगता, ना बेटा है ना भतीजा है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन उसने मेरी बहुत सेवा की है, उसके नाम पे मैं 10 गुंठा ज़मीन लिख देता हूँ। समझो, ऐसा वो बोल देता है तो भी उसने वो अपने पावर ऑफ अटर्नी में या फिर मरते मरते जो भी लिखा हुआ है उसके मृत्यु पत्र में, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। समझे? तो पावर ऑफ अटर्नी भी एक डॉक्यूमेंट होती है। ये आपको इस एग्जांपल्स में समझ में आ गया। और भी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ मैप और प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। इन बाकी सब चीज़ों के अलावा अगर कोई भी मैप है या फिर कोई भी प्लान है, उसी को भी क्या हम बोलेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट मान लेंगे। कि मतलब अगर समझो गवर्नमेंट की कोई योजना है, जैसे कि अभी आपने सुनी होगी उज्ज्वला योजना। चाहते क्या थे हम लोग, हर घर में गैस पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि गांव में जब औरतें होती है, वो उस धुएं में जब खाना बनाती है तो उनके जो लंग्स होते हैं ना, उसमें इतना धुआं चला जाता है कि हम लोग ने देखा, जब हम लोग ने सर्वे किया, डाटा देखा, तो उन औरतों को, बहुत सारी औरतों को कैंसर होता है उस धुएं के वजह से, उस कोल को के जलने के वजह से। तो हम लोग ने जब ये देखा तो हम चाहते थे कि उन लोग बीमार ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग चाहते थे कि हर घर में एक गैस सिलेंडर पहुँचे, ये चाहते थे। और उसके अलावा ये भी चाहते थे कि ये कोल जलने की वजह से हमारे जो पर्यावरण है वो भी ख़राब हो रहा है। ये दोनों चीज़ें बचाने के लिए हम लोग ने उज्ज्वला योजना चलाई। और उसका प्लान बहुत पहले कुछ सालों से बना था, लेकिन हम लोग ने एक उसका क्या रखा था, एम रखा था। उसका उद्देश्य यही था कि हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर पहुँचे। ये हम लोग चाहते थे। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, प्लान बनाया, किस तरह बनेगा, किस गांव में बनेगा, कौन से ज़िले में कम है, कौन से राज्य में कम ये जो गैस औरतें कम यूज़ करती हैं। ये सब हम लोग ने प्लान बनाया, जो हम लोग ने मैप बनाया, को भी इंटेंशन रखा। ये सबको भी हम लोग डॉक्यूमेंट मानेंगे। जब कभी भी हम जाके गवर्नमेंट में पूछेंगे, उज्ज्वला के योजना के लिए आपने इतना सारा खर्च किया, दिखाओ आपने किया क्या है, इतना पैसा कैसे खर्च हुआ, किसी ने भी आरटीआई फाइल की, तो कोर्ट में गवर्नमेंट क्या ये करेगी, पेश करेगी, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट पेश करेगी। ये मेरा मैप है, ये मेरी योजना है, ये मेरा क्या है, पूरा प्लान है, और इसके तहत हम लोग अभी तक चल रहे हैं। इतने इतने गाँवों में, इतने इतने घरों में हम लोग ने पहले ही सिलेंडर पहुंचा दिया है। अभी इतने घर इतने घरों में सिलेंडर पहुंचना बाकी है। और इतने इतने सालों में हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर पहुंचा देंगे, हर एक घर में एक सिलेंडर। तो हमारे उज्ज्वला योजना का जो मकसद था, जो एम था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स माना है, क्योंकि कोर्ट ने तो वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। मुझे लगता है ये भी आपको ये समझ गया। हर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने इलस्ट्रेशन भी आपको 29 यानी कि डॉक्यूमेंट का जो मतलब होता है वो समझा दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में एक बार देखेंगे, और ये सेशन 30 और 31 बस दो ही ये बचे हैं, वो उसके साथ पूरा करेंगे। मुझे लगता है 29 समझ गया। दस्तावेज क्या होता है हिंदी में, बस एक बार पढ़ लेते हैं, पहले ही मैंने आपको पूरा समझा दिया है। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है, जिसके किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। समझ गए? अभी स्पष्टीकरण 1 भी देख लेते हैं। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा, या यहाँ जानकारी आप महेंद्र सिरा ऐप्स पर पढ़ रहे हैं, किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। दृष्टांत, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बैंक कर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, बराबर, ये दूसरा इलस्ट्रेशन था। तीसरा, मुख्तारनामा दस्तावेज है। तीसरा और चौथा लास्ट, मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्हित हो वह दस्तावेज है, वो हर चीज़ क्या है, दस्तावेज मानी जाएगी। इसी तरह आपको सेक्शन 29 समझ में आ गया। सेक्शन 29A उसी का एक भाग है। आपको पता है
कि ये एक अमेंडमेंट है। हम लोग हमेशा देखते हैं, कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो भी आप उसने उसमें देखा होगा कि हम लोग के पास आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 397 तक है, लेकिन बीच बीच में आप पढ़ते हैं आर्टिकल 21A। जब कैपिटल ए लिखा जाता है ना तो उसमें अमेंडमेंट यानी कि दुरुस्ती हो चुकी है और वो नया उसमें जोड़ा जा चुका है, नया सेक्शन या नया आर्टिकल। इसका मतलब जब ये 29A लिखा है, ये भी एक दुरुस्ती यानी कि अमेंडमेंट की गई है, तभी इसमें आ गया है। अभी आप बोलोगे कि 29A में क्यों अमेंडमेंट किया। आपको पता है 1995 में हमारे इंडिया में इंटरनेट की एकदम गति से फैलना चालू हो गया। उसको तेज़ी मिल गई इंटरनेट को, कंप्यूटर आना चालू हो गए, सब कुछ आना चालू हो गया। हम एक ने दूसरे को ईमेल भेजा, एक ने दूसरे को मैसेज भेजा। अगर समझो ए और बी के बीच में एक क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक प्लान तैयार हो जाता है कि क्या करेंगे, हम लोग सी का खून कर देंगे। लेकिन ये बात वो क्या करते हैं मैसेज पे एक दूसरे से बोलते हैं। तो जो ये रहते हैं हमारे पुलिस, वो क्या करते हैं, जब ढूंढते हैं ना खूनी को, कैसे ढूंढते हैं, पूरे उसके कॉल लॉग चेक करते हैं, किसको किसको कितनी बार फ़ोन किया है, उसके मैसेजेस उसने क्या क्या भेजे, सब वो देखते हैं। तो अगर जब कोर्ट में फ़ोन पे की हुई बातचीत को डॉक्यूमेंट माना ही नहीं जाएगा, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये बी और सी के प्लान के वजह से ही जो तीसरा आदमी है वो मर गया। ये कैसा बोलेंगे बताओ। तो इसका मतलब जो बाद में चीज़ें आई, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, फ़ोन आया, ये सारी चीज़ों को भी तो डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़ मानना पड़ेगा ना। तो ये बाद में आई गई चीज़ों को भी, उनको भी डॉक्यूमेंट्स बोला जाना चाहिए, इसलिए इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसके तहत बोला गया है जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, ईमेल हो, मैसेज हो, फ़ोन हो, नेट के वजह से कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन हो, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। यही चीज़ 29A में बोला गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होता है। यही आप लोग और हम लोग पूरे हमारे इंडिया में आईपीसी के तहत सेक्शन 29A के तहत मानते हैं। और ये बोलता है सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall have the meaning assigned to them in clause T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2021 of 2000। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का असली मतलब जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, कि मतलब दो लोगों के बीच में एक प्लान बनता है कि वो सी का खून करेंगे, ए और बी। तो ये जो उनके बीच का जो कॉन्वर्सेशन है, वो हम लोग जब हम लोग वो पढ़ते हैं मैसेज उन दोनों के बीच में, तो उसको एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा कि नहीं। ये जो मैंने पूरा एग्जांपल देके आपको समझाया ना, ये उसकी डेफिनेशन आपको आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसमें आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आईटी एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है ना, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं और उन्हीं सब को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मुझे लगता है आपको मैंने बहुत आसान सी भाषा में समझा दिया है। सीधी सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। जैसे मैंने बोला, मोबाइल, कंप्यूटर होने दो, मैसेजेस होने दो, ईमेल होने दो, ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये डेफिनेशन लिखी कहाँ गई है, आईपीसी में नहीं लिखी गई है। ये डेफिनेशन आईटी एक्ट में लिखी गई है, उधर ही से हम लोग ने ली है और आईपीसी में लिखा है। इन सब को हम लोग डॉक्यूमेंट मानेंगे, समझे। ये सेक्शन 29A में लिखा गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग हिंदी में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है। यहाँ पे क नहीं है, हाँ ये गलती से हो गया है। ये सेक्शन 29 अ है, ए है, ए, ये आप अ मान लीजिए। शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 9 में है। समझ गए आप। सेक्शन 29A मुझे लगता है समझ गए होंगे। और इसी